नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में मनाए जा रहे हैं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 23 अगस्त से 29 अगस्त तक मना रहा है आइकॉनिक सप्ताह। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं, विशिष्ट व्यक्तियों और वर्तमान में राष्ट्र निर्माण के लिए किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए किया गया है आइकॉनिक सप्ताह मनाने का फैसला। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 25,000 से अधिक नए मामले दर्ज और 44,157 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड संक्रमण के 49 नए मामले और 169 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश में अब तक लगाए गए 9,28,980 कोविड के टीके। अपने विभिन्न मांगों को लेकर ईटानगर ट्रैफिक वार्डन ने आज से अनिश्चितकालीन धरना देने का किया फैसला। ईटानगर के ट्रैफिक सेल में शामिल करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं ईटानगर के ट्रैफिक वार्डन। भारत की आजादी के 75वें वर्ष में पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसको देखते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं, विशिष्ट व्यक्तियों और वर्तमान में राष्ट्र निर्माण के लिए किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 23 अगस्त से 29 अगस्त तक विशेष आइकॉनिक सप्ताह मनाने का फैसला किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट करके कहा कि मंत्रालय इसके लिए पूरी तरह तैयार है। आइकॉनिक सप्ताह का उद्देश्य व्यापक आउटरीच कार्यकलापों के माध्यम से नए भारत की अद्भुत यात्रा को दर्शाना और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों सहित स्वतंत्रता सेनानियों के बहुमूल्य योगदान का जश्न मनाना है। आजादी का अमृत महोत्सव देश का ऐसा कार्यक्रम है जिसमें पूरा देश स्वतंत्रता आंदोलन और उससे जुड़े नेताओं को याद कर रहा है। इसके साथ ही आजादी के बाद देशवासियों के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए कामों को भी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण काम में राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ ही पीआईबी, फिल्म डिवीजन सहित अन्य मीडिया यूनिट्स मिलकर काम कर रहे हैं। इस कड़ी में ऑल इंडिया रेडियो और उसके क्षेत्रीय समाचार एकांश आजादी से जुड़े नेताओं के भाषणों पर आधारित कार्यक्रम धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के 75 स्थानों पर आधारित कार्यक्रम निशान, आजादी से जुड़ी महिला नेताओं पर आधारित कार्यक्रम अपराजिता और गुमनाम नेताओं पर आधारित कार्यक्रम को प्रसारित करेगा। ऑल इंडिया रेडियो अपने सभी बुलेटिन में आजादी के महत्व के दिवसों पर 5 मिनट का कैप्सूल प्रोग्राम चलाएगा। इस पूरे सप्ताह ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर क्विज कार्यक्रम भी चलाएगा। दूरदर्शन पूरे सप्ताह स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े 5 वृत्तचित्र प्रसारित करेगा। आरएनयू द्वारा क्षेत्रीय स्वाधीनता सेनानियों पर आधारित वृत्तचित्र का भी प्रसारण किया जाएगा। इस सप्ताह दूरदर्शन समाचार 4 विशेष कार्यक्रम नए भारत का सफर प्रस्तुत करेगा। ये विशेष कार्यक्रम स्टार्टअप, डिजिटल क्रांति, जनता के लिए कूटनीति, धारा 370 की समाप्ति और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य, रक्षा और अंतरिक्ष पर आधारित होंगे। डीडी न्यूज के सभी आरएनयू क्षेत्रीय भाषाओं में आजादी का सफर शीर्षक से विशेष कैप्सूल प्रसारित करेंगे। सभी आरएनयू नए भारत का सफर शीर्षक से सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं पर ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। डीडी इंडिया जर्नी ऑफ न्यू इंडिया शीर्षक से कार्यक्रम प्रसारित करेगा। डीडी इंडिया डिप्लोमेसी, प्रवासियों, सिनेमा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता को देखते हुए भारत की विश्व बिरादरी में पहुंच पर भी विशेष कार्यक्रम करेगा। दूरदर्शन न्यूज इस सप्ताह हो रही सरकार की गतिविधियों और घोषणाओं पर विशेष कवरेज करेगा। दूरदर्शन इस आइकॉनिक वीक के पहले एपिसोड के लिए प्रोमो भी लॉन्च करेगा। पीआईबी की बात करें तो पीआईबी आजादी का अमृत महोत्सव पर एक माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो बीओसी फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर एक ई बुक जारी करेगा। पीआरटी के जरिए 75 सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 25,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए और 44,157 रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 3,33,924 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.63% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 58 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 7,95,000 से अधिक कोविड का टीका लगाया गया।
देश में कल 12,95,000 लोगों की कोविड जांच की गई। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ताजा चेतावनी जारी की है। NIDM ने अक्टूबर में कोरोना के पीक पर होने को लेकर चेतावनी जारी की है। NIDM ने प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी हालिया रिपोर्ट में अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर के उच्चतम स्तर को लेकर चेतावनी दी है। रिपोर्ट में 40 विशेषज्ञों के राइटर की सर्वे का हवाला दिया गया है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर 15 जुलाई से 13 अक्टूबर के बीच आने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड संक्रमण के 49 नए मामले सामने आए और 169 रोगी स्वस्थ हुए। 2 रोगियों की कोविड से मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 259 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1260 है और रिकवरी दर 97.09% है। रविवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 2396 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 14 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 47 रोगी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 9,28,980 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और राज्य में 7,79,060 टीके उपलब्ध हैं। अगर प्रतिशत की बात करें तो राज्य में 67% लोगों को कोविड टीके की पहली डोज और 20% लोगों को कोविड टीके की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इसके अलावा 83% हेल्थ केयर वर्कर और 94% फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के समीरपुर जिले में जन आशीर्वाद यात्रा के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित किया और भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत श्री ठाकुर ने मेहतपुर का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आम नागरिकों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानने का प्रयास किया। केंद्रीय मंत्री श्री ठाकुर शाम को ऊना भी जाएंगे और रात करीब 8 बजे उनकी जन आशीर्वाद यात्रा का समापन होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 राजनीतिक पार्टियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की और जाति आधारित जनगणना पर चर्चा की। इस प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और भाजपा नेता तथा बिहार सरकार में मंत्री जनक राम भी शामिल थे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की तरफ से उठाए गए मुद्दों को गंभीरतापूर्वक सुना। श्री कुमार ने कहा कि पीएम मोदी को बताया गया है कि बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर 2 बार प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटीज, हर तरह की बात हम लोगों ने पूरी बात रखी। बैकवर्ड सब की तरह की बात नहीं, वो एक एक चीज के बारे में सब बात हम लोगों ने कहा कि एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना, तो सब की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा। क्योंकि अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा, और फिर क्या स्थिति है उसको जानने के बाद सही मायने में उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके हर प्रकार के उनको आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। हम सब पूरे बिहार के लोग 10 पार्टियां हैं, मिलकर के आए हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा, जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ, उसके बाद पता चला देश में जो हजारों जातियां। भारत मौसम विज्ञान विभाग के गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने आगामी 26 अगस्त तक के मौसम का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके तहत आज अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर हल्के से मध्यम वर्षा, जबकि कुछ जगहों पर भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 24, 25 और 26 अगस्त को भी अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, जबकि कुछ जगहों पर भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर,
मिजोरम और त्रिपुरा में भी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश के समय घर से बाहर नहीं निकले और बहुत ज़रूरी होने पर यदि बाहर जाए तो पूरी सावधानी बरतें। Let's discuss about the weather forecast of our meteorological subdivision Arunachal Pradesh. For the 22nd and 23rd, we are expecting light to moderate rainfall at many places with isolated heavy rainfall. For 24th, 25th and 26th, we are expecting light to moderate rainfall at most places with isolated heavy to very heavy rainfall. For Assam and Meghalaya subdivision, we are expecting for 22nd and 23rd light to moderate rainfall at many places with isolated heavy to very heavy rainfall. And for 24th, we are expecting light to moderate rainfall at most places with isolated heavy to very heavy rainfall. For 25th, we are expecting light to moderate rainfall at most places with isolated heavy to very heavy with extremely heavy falls at isolated places. And for 26th, light to moderate rainfall at most places with isolated heavy to very heavy rainfall. अपने विभिन्न मांगों को लेकर ईटानगर ट्रैफिक वार्डन ने आज से अनिश्चितकालीन धरना देने का फैसला किया है। उनकी मांग है कि जनवरी 2017 में राज्य सरकार की तरफ से दिए गए आश्वासन के अनुसार उन्हें ईटानगर के ट्रैफिक सेल में शामिल किया जाए और ईटानगर ट्रैफिक वार्डन को रेगुलर करने के बारे में गृह विभाग की तरफ से 2015 में किए गए वादे को पूरा किया जाए। ईटानगर ट्रैफिक वार्डन के प्रतिनिधि लोमरा तापा ने बताया कि कई बार वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपने मुद्दे उठाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे पूरी होने तक वह धरना देने के फैसले पर कायम रहेंगे। ये जो है हम लोग का मांग जो है आपका 2017 में ऑलरेडी गवर्नमेंट का एश्योरेंस दिया वाला है और 2 नंबर जो है 2013 और 15 का जो गवर्नमेंट जो एश्योरेंस दिया वाला है, ये 2 पॉइंट को हम लोग लेके चल रहे हैं। आज का डेट में धरना इसलिए निकला है कि हम लोग जितना कोशिश पे कोशिश करे जा रहे हैं लेकिन आज तक ऊपर से लेके नीचे लेवल तक जितना देखा है हम लोग को ट्राई भी नहीं कर दिया। इवन ये चीज़ करो वो चीज़ करो, इवन ये भी नहीं कर दिया। लेकिन बिल्कुल हम लोग का तरफ से ये चीज़ को लेके बहुत सीरियस दुख है कि इतना तक हमारा साथ नहीं करने से ठीक है, बहुत इनजस्टिस काम कर रहा है हम लोग का साथ में। ऐसा नहीं करते हुए हम लोग को अफ्तर करने से ठीक है बोल के हम लोग यहाँ सड़क में आ गए आज धरना बैठने के लिए। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके तहत लोक प्रसारक की भूमिका निभाता हुआ दूरदर्शन पिछले 7 सालों में कारोबार करने को लेकर हुई सहूलियतों यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट में इस बारे में जानकारी दी है। श्री ठाकुर ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर जानकारी देता हुआ एक ग्राफिक वीडियो भी शेयर किया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नैरोबी में विश्व एथलीट्स की अंडर 20 स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर शैली सिंह को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि उन्होंने लंबी कूद स्पर्धा के फाइनल में 6.59 मीटर की छलांग लगाई। उन्होंने कहा कि शैली में बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज के पति रॉबर्ट बॉबी से प्रशिक्षण लिया है। Let me first congratulate Shaili Singh for her performance, winning the silver medal for India. Fantabulous performance, and she just missed it so closely. But let me wish her good luck for the future endeavors. I think this is a good sign that our young athletes are doing well. Let me congratulate her coach and other athletes also for a good performance. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ।
चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।